Hello students, in this video we are going to discuss about the Kirchhoff law. लेकिन इससे पहले कि किरचॉफ लॉ क्या है हमें यह समझना होगा कि किरचॉफ लॉ आया कहां से या उसकी एप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम एक चीज को समझते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे तो आपसे ये चीज पूछी नहीं जाएगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते क्या हैं। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जैसे बैटरी, स्विच, रेजिस्टेंस, व्हाटएवर, ये तो खैर छोटी क्लास में बता दिए जाते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो जब हम अपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अरेंज करते हैं तो जो एक नेटवर्क बनता है या जो सर्किट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट तो आप बोलेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट is known as electric circuit. The arrangement of electric component is called the electric circuit. अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना वो दो तरह का होता है। हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को क्या किया, अरेंज किया। अब जो भी अरेंजमेंट आया उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट भी दो तरह के होते हैं, नंबर 1 सिंपल सर्किट एंड नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो क्या होते हैं सिंपल सर्किट? अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को स्टडी कर पाए या सॉल्व कर पाए, किसकी हेल्प से, ओम्स लॉ की हेल्प से। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर ओम्स लॉ लगा के उसको सॉल्व कर दें, ओके, तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं सिंपल सर्किट। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है सिंपल सर्किट, तो आप बोलेंगे इट इज द सर्किट व्हिच कैन बी सॉल्व या व्हिच कैन बी स्टडी बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड सिंपल सर्किट। तो दीज आर द सर्किट व्हिच आर सॉल्व बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। हर वो सर्किट जिसको हम ओम्स लॉ, हर वो सर्किट जिसके ऊपर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर पाए तो वो क्या कहलाता है, सिंपल सर्किट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स सर्किट। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट? जरूरी नहीं ओम्स लॉ हर सर्किट के ऊपर एप्लीकेबल हो। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं कि अगर आप उसमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो भी आप टोटल रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसे सर्किट जिनको हम पूरी तरह से स्टडी ना कर पाए या पूरी तरह से सॉल्व ना कर पाए बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट। क्लियर हो गया? अब कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट थे किरचॉफ, उन्होंने कुछ रूल दिए। ओके, तो जो भी रूल किरचॉफ ने दिए कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, वही रूल क्या कहलाए, किरचॉफ लॉ। तो अगर आपसे बोला जाए कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होते हैं, तो इस चीज को आप कई तरह से बोल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं द सर्किट व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व या व्हिच कैन नॉट बी स्टडी बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सर्किट। और आप ये भी कह सकते हैं the circuit which can be solved, which can be studied by the help of Kirchhoff law are known as complex circuit। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। There are two type of electric circuit, simple circuit and complex circuit। Is that clear? सिंपल सर्किट कौन होते हैं, जिनको हम ओम्स लॉ की हेल्प से स्टडी कर सकें, और कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होते हैं जिन पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि हम उनको ओम्स लॉ की हेल्प से पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाते। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम कैसे स्टडी करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ रूल। और एक मजेदार बात और है, किरचॉफ रूल दोनों पे एप्लीकेबल होता है, कॉम्प्लेक्स पे भी और सिंपल सर्किट को भी आप किरचॉफ की हेल्प से क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो नाउ ये सब क्लियर हो गया। तो ये अभी केवल एक इंट्रोडक्शन था किसका, किरचॉफ रूल का। नाउ वी गो टू किरचॉफ लॉ। किरचॉफ रूल क्या होते हैं, वी स्टडी दिस। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल क्या होते हैं? तो जवाब आपको मालूम चल चुका है कि दीज आर द लॉ व्हिच आर यूज्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम कुछ रूल यूज करते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ। तो क्या होता है किरचॉफ लॉ? आप लिख सकते हैं किरचॉफ प्रोवाइड टू लॉ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट। ओके,
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है जंक्शन रूल। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट द किरचॉफ लॉ 2 मार्क्स में, अदरवाइज 1 मार्क्स में आपसे ये एक्सप्लेन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द जंक्शन रूल। या तो दोनों रूल पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में, या कोई सा भी 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी किरचॉफ फर्स्ट रूल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। तो इस वर्ड को समझिए, जंक्शन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन। जंक्शन एक पॉइंट होता है जहां पर कई सारे वायर एक साथ आके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। कई सारे मींस मोर देन टू, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 2। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, सुन लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन से आप क्या समझ सकते हैं, तो आप लिखेंगे द पॉइंट या द लोकेशन, ओके, द पॉइंट और द लोकेशन वेयर मोर देन 2 वायर आर कनेक्टेड। एक ऐसी जगह जहां 2 से ज्यादा वायर कनेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। लेट्स सी, अगर मैं आपसे ये कहूं, मान लीजिए मैं एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा सर्किट बनाता हूं। ये मैंने एक बैटरी लिया, ये मैंने कुछ वायर लिए, और ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया R। ये हमारी हो गई बैटरी V, और ये एक टर्मिनल है A, ये टर्मिनल है B, ये टर्मिनल है C, ये टर्मिनल है D। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या ABCD को आप जंक्शन बोलेंगे? तो ABCD ना तो A जंक्शन है, ना B जंक्शन है, ना ही C जंक्शन है, ना ही D जंक्शन है। व्हाई? क्योंकि किसी भी लोकेशन का जंक्शन कहलाने के लिए क्या कंडीशन है, वहां पर जो वायर होने चाहिए वो 2 से ज्यादा होने चाहिए। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो A पर कितने वायर हैं, एक ये वाला वायर और एक ये वाला वायर, दिस एंड दिस, ये A पर मिल रहे हैं। तो 2 वायर मिल रहे हैं, तो 2 वायर अगर मिले तो वो जंक्शन नहीं है। B पर देखिए दिस एंड दिस, तो ये भी जंक्शन नहीं है। C पर देखिए दिस एंड दिस, ये भी जंक्शन नहीं है। D पर देखिए दिस एंड दिस, तो ये भी क्या नहीं है, जंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी सर्किट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, यहां एक रेजिस्टेंस लिया, एक रेजिस्टेंस ये लिया, एक रेजिस्टेंस ये लिया, और ये टर्मिनल हो गया ABCD E, और ये टर्मिनल हो गया F। अब जरा मुझे बताइए, मान लीजिए रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 और ये R4। अब मैंने एक नया सर्किट बना लिया, तो क्या मुझे बता सकते हैं इस पूरे सर्किट में कौन सी ऐसी लोकेशन है वो जो जंक्शन का काम करेगी? तो जरा ध्यान दीजिए, A पर कितने वायर हैं, 1 2, तो A जंक्शन नहीं है। B को देखिए 1 2 और 3, B पर 3 वायर अटैच होते हैं, यानी 2 से ज्यादा हो गए, तो B क्या हो गया, B एक जंक्शन है। ऐसे अगर आप E को देखेंगे 1 2, तो ये जंक्शन नहीं है। F को देखेंगे 1 2, तो ये भी जंक्शन नहीं है। C को देखेंगे 1 2 3, तो C क्या हो जाएगा, जंक्शन। तो इस पूरे सर्किट में B और C क्या कहलाएंगे, जंक्शन कहलाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं, ये देख लीजिए, यहां भी एक बैटरी लगा देता हूं, V1 V2, यहां एक सर्किट कर देता हूं EF, इसको कर देता हूं G और H। क्या आप मुझे बताएंगे अब इस सर्किट में कितने जंक्शन है? अब आप कहेंगे सर इस सर्किट में हो गए 4 जंक्शन, B और C तो थे, अब A भी जंक्शन हो गया और D भी क्या हो चुका है, जंक्शन। तो मेरे ख्याल से जंक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। क्या होता है जंक्शन? इलेक्ट्रिक सर्किट में वो लोकेशन जहां पर 2 से ज्यादा वायर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसको मे बी एग्जाम में आपसे एक शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, तो इसको लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन,
जंक्शन से आप क्या समझते हैं? इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो लिखिए इट इज द लोकेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और वेयर more than two wire are connected, where more than two wire are connected। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। जंक्शन इज द लोकेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर more than two wire are connected। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है। चलिए, तो जंक्शन का क्या मतलब है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब रूल क्या है, व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ या व्हाट इज जंक्शन रूल। तो समझ लीजिए क्या कहा गया है, The algebraic sum of current at any junction is zero। यानी किसी भी जंक्शन पर जितना भी करंट होगा उसका algebraic sum क्या होगा? जीरो होगा। Let's see। मैं क्या करता हूं, मैं एक जंक्शन बना लेता हूं, ठीक है। Let's see। देख लीजिए, मान लीजिए ये एक वायर है 1 2 3 4 5। इस जंक्शन को नाम देता हूं मैं, सपोज कीजिए जंक्शन को नाम दे दिया P। ओके, जंक्शन का नाम दे दिया P। ओके, तो ये जो P है वो जंक्शन क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 वायर कनेक्ट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। वायर 1, वायर 2, वायर 3, वायर 4 और वायर 5। ओके, अब इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? करंट होगा। मान लीजिए वायर 1 में करंट है I1, वायर 2 में करंट है I2, वायर 3 में करंट है I3, वायर 4 में करंट क्या है? I4 और वायर 5 में करंट क्या है? I5। ओके, तो मैंने एक जंक्शन लिया, यानी मोर देन 2 वायर आर कनेक्टेड एट अ लोकेशन, और हर वायर में मैंने क्या ले लिया? कुछ ना कुछ करंट ले लिया। चलिए, तो नाउ कम टू द रूल। हमसे क्या बोला गया? किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट जीरो होगा। तो मैथ्स में टोटल को क्या बोलते हैं? समीशन। मैथ्स में टोटल का मतलब क्या होता है? समीशन, या इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक सम। तो देखिए, इस पूरे स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली लिखने वाला हूं, अलजेब्रिक सम यानी समीशन, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम। किसका? करंट का इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द फर्स्ट किरचॉफ लॉ, स्टेटमेंट वाइज, इक्वेशन वाइज, ठीक है। अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाए व्हाट इज जंक्शन रूल और आप स्टेटमेंट भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये भी लिख देंगे ना तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, ये तो मैंने बताया, ये भी याद रखें, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। तो देखिए, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो। कहां? एट एनी जंक्शन। किसके लिए? ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? किसी भी जंक्शन के लिए। ओके, चलिए, अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहां अप्लाई करता हूं, इस इक्वेशन को यहां अप्लाई करता हूं, तो देखिए हाउ मेनी करंट वी हैव? 5, जितने वायर उतने करंट। चलिए, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, I1 और I2 तो इनकमिंग में है, I1 और I2 क्या है? इनकमिंग, लेकिन I3, I4 और I5 क्या है? आउटगोइंग है। तो इसमें एक बात याद आपको रखनी है, अगर आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे तो आउटगोइंग करंट क्या लेंगे आप? निगेटिव, समझ लीजिए। और अगर आप इनकमिंग करंट को निगेटिव लेते हैं तो आउटगोइंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है, ये आपके फ्रीडम के ऊपर है, बाउंडेशन नहीं है। बस दो में से एक बात आप ओबे करेंगे। अगर आपने इनकमिंग करंट को प्लस ले लिया तो आउटगोइंग क्या होगा? माइनस, और अगर आपने इनकमिंग को माइनस लिया है तो आउटगोइंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो देखिए, मैं इस फॉर्मूले को यहां कैसे अप्लाई करता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, इनकमिंग को प्लस ले लेता हूं, आउटगोइंग को माइनस। तो देखिए, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जब मैंने यहां लगाया तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। मैंने क्या करा? इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया और आउटगोइंग को क्या लिया? नेगेटिव, और सभी का जो अलजेब्रिक सम हो किसके बराबर ले लिया? 0 के।
ओके, कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो दूसरी बात अप्लाई करूंगा, कोई नहीं, कर लो, आप इनकमिंग को माइनस ले लो और आउटगोइंग को क्या ले लो, प्लस ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। तो दिस इज द फर्स्ट किरचॉफ लॉ, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। 1 मार्क्स में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो किस क्वांटिटी के कंजर्वेशन को ओबे करता है। ओके, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 मार्क्स में भी। तो किसके कंजर्वेशन को ओबे करेगा, तो वो है चार्ज। देखिए कैसे, समझ लीजिए बात को। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए करंट होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ करंट। आप कहेंगे सर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, याद आ गया, या I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये जो I है, क्या मैं इसको समीशन, देखिए I को मैं डी क्यू ओवर डी टी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलिए, तो I को मैंने क्या लिखा, डी क्यू ओवर डी टी। समीशन हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। अब जरा एक बात बताइए, हमें मैथ्स क्या कहता है, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। अब डी टी कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी डी क्यू इज इक्वल टू 0, नीचे वाली टर्म 0 में चलेगी। ओके, अब देखिए डी क्यू इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, यानी क्यू का डिफरेंशियल क्या है, 0। और मैथ्स क्या कहता है, किन का डिफरेंशियल 0 होता है, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो यानी अगर क्यू का डिफरेंशियल 0 है तो यानी क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन होता है कंजर्वेशन, जो चीज कांस्टेंट होती है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मेरे ख्याल से जिसको ये नोट करना होगा कर लिया होगा, वो तो मैंने बताया है, ठीक है। तो इज दिस डन? चलिए, तो चूंकि चार्ज कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको नोट कर लीजिए बात को। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मेरे ख्याल से किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, या जिसका दूसरा नाम क्या है, जंक्शन रूल। ओके, किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0। इनकमिंग को प्लस तो आउटगोइंग को माइनस, या आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इनकमिंग माइनस तो आउटगोइंग प्लस। और किरचॉफ फर्स्ट रूल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, so now move on the second law. Okay students, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, समझेंगे इस बात को। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लूप रूल भी बोल देते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज लूप रूल। लूप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप। लूप का मतलब कि आप एक कहीं से चले और घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं, तो वो जो आपका पाथ है वो आप क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। जैसे इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आप एक लोकेशन ए से चले और ऐसे सर्कुलर पाथ घूम के वापस ए पर आ गए, दिस इज अ लूप। मान लीजिए आप एक लोकेशन ए से चले, बी पर पहुंचे, बी से सी पर आ गए और सी से वापस ए पर आ गए, तो ये भी क्या है, लूप। आप एक लोकेशन ए से चले, बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए
और डी से वापस एक बार आ गए तो ये भी क्या है, लूप। दिस इज ऑल्सो लूप, दिस इज ऑल्सो लूप, दिस इज ऑल्सो लूप। तो लूप को हम एक सिंगल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, लूप का मतलब है क्लोज पाथ। क्लोज पाथ यानी ये क्लियर हो गया, क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ में क्या होगा, जब आप किसी लोकेशन से चलेंगे तो कभी ना कभी घूम फिर के आप वहीं जरूर आ जाएंगे। तो लूप का मतलब समझ आ गया। ओके, तो किरचॉफ सेकंड रूल या लूप रूल, ठीक है। इसको एक नाम और है, इसका लिख लीजिए, वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं इसको, वोल्टेज रूल, ठीक है। दो नाम है इसके, लूप रूल या वोल्टेज रूल, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे देख लीजिए, ये हमने बहुत सिंपल सा सर्किट आपके लिए बनाया है, मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। तो ये एक तरह का क्या है, क्लोज सर्किट हो गया यानी लूप। तो किसी भी क्लोज सर्किट में यानी लूप में क्या रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ लीजिए। तो किरचॉफ ने क्या बोला, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, यानी किसी भी लूप के अंदर जितनी भी बैटरी हैं उन सभी का ईएमएफ का सम। तो देख लीजिए, अलजेब्रिक सम, ये क्या है, समीशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, ये किसका सिंबल हो गया, ईएमएफ। सभी ईएमएफ का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू, क्या होता है, इक्वल होता है किसके, सम ऑफ, वही दोबारा अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट, करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी लूप में जितने भी रेजिस्टेंस हैं और करंट है उनके प्रोडक्ट का सम। तो देख लीजिए, मैं अब इसको रीड आउट करूंगा। ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। तो देखिए, अब मैं इसके हेल्प से बोलूंगा, अब वही ऊपर वाला नजर आएगा आपको। द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट। Algebraic sum of EMF is equal to the algebraic sum of product of resistance and current, ठीक है। और ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर एनी लूप, ठीक है। इस इक्वेशन को आप किसी भी क्लोज सर्किट यानी लूप के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द सिंपल सा है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, जब हम इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो भी हम आपको सिखाएंगे कि किरचॉफ के सेकंड लॉ को किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बोर्ड में जब भी इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो सीधा मतलब 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी के, हम करेंगे उनको, ठीक है। और ये भी सिखाएंगे कि किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कैसे करना है। लेकिन फिलहाल तो अगर बोर्ड में सीधा फ्लैश क्वेश्चन यही आ जाए कि राइट द किरचॉफ लॉ, तो कितना लिखना है वो आप समझ लीजिए। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। और किरचॉफ सेकंड लॉ को हम क्या बोलते हैं, लूप रूल या वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। अच्छा, जिस तरह से किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड था, चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड था, तो आप ये याद रखेंगे किरचॉफ second law is based on the conservation of energy. Very important concept, याद रखना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है या किरचॉफ सेकंड लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो अभी तो हमने केवल आपको थ्योरेटिकल तैयार करा है कि एग्जाम में अगर आपसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ पूछा जाए या किरचॉफ सेकंड लॉ पूछा जाए, देन हाउ यू विल ट्रीट द क्वेश्चन। कितना लिखना है, सिंपल लिखना है और सिस्टमैटिक लिखना है, ओके। पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। 2 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि राइट द किरचॉफ लॉज, ओके। तो फर्स्ट और सेकंड रूल,
2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में, या तो फर्स्ट रूल आपसे पूछ लेता है कि राइट द जंक्शन रूल, या सेकंड पूछ लेता है राइट द लूप रूल। इनके सेकंड नेम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ तो कॉमन है, लेकिन फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल और सेकंड को लूप रूल या वोल्टेज रूल भी कह देते हैं। क्योंकि कई बार बोर्ड में जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था कि राइट द लूप रूल, अब बच्चे पजल कि भाई लूप रूल क्या होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये पूछा होता कि राइट द किरचॉफ सेकंड लॉ, तो बच्चे एकदम स्ट्राइक कर जाते। तो इनके जो दूसरे नाम है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है या किरचॉफ सेकंड लॉ किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है, दीज टू क्वेश्चन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको क्लियर हो गया। नाउ अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट सीखना है कि हाउ वी कैन अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन या न्यूमेरिकल कंडीशन। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल सर्किट। एक सर्किट है, ये आपको आपके एनसीईआरटी पेज 116 पे मिल जाएगा। वहां भी आपको ये दिया हुआ है ये समझाने के लिए कि हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ सेकंड रूल। चलिए, तो मैंने वहीं से एनसीईआरटी का वही डायग्राम उठा लिया है आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट पे हमें किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस सर्किट में कितने जंक्शन हैं? हाउ मेनी जंक्शन आर देयर इन दिस सर्किट? पहला क्वेश्चन तो आप मुझे बताइए। तो जो समझदार बच्चा है वो एकदम बोलेगा सर देयर आर 2 जंक्शन, जंक्शन ए एंड जंक्शन बी। व्हाई? क्या बात बताई थी आपको जंक्शन के बारे में? वो लोकेशन इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां 2 से ज्यादा वायर कनेक्ट हो जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो आप देखेंगे ए पर और डी पर कितने वायर कनेक्ट हैं? 3, और बाकी बी, सी, ई और एफ पर केवल 2 ही वायर कनेक्ट हैं, तो वो जंक्शन नहीं है। तो यहाँ केवल 2 ही जंक्शन है, ए और डी। एक बात तो ये। चलिए, तो क्या ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है? नाउ लेट स्टार्ट हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ सेकंड रूल। अब इसमें एक बात है कि हर बच्चे का सीखने का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ बच्चे कहीं से सीखते हैं, कुछ बच्चे कहीं से सीखते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको पहले से ही कोई तरीका आता है तो फिर ठीक है। वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ ध्यान ना दें, एक से ज्यादा तरीके सीखने चाहिए और जो सबसे ज्यादा इजी लगे उसको क्या करना चाहिए? पिकअप करना चाहिए। सीखने तो कई सारे तरीके चाहिए, ओके, लेकिन जो सबसे इजी लगे वो पिकअप करना चाहिए। तो मैं तो एनसीईआरटी का ही तरीका बताऊंगा, जो हमारे एनसीईआरटी में, मैं कोई अलग चीज नहीं बताऊंगा। जो हमारी एनसीईआरटी ने बोला है मैं वही बोलने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करना है वो सीखने से पहले किरचॉफ सेकंड लॉ लगता किस पर है? एक क्लोज लूप पर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी लूप आर पॉसिबल? इस सर्किट में कितने लूप पॉसिबल हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, इस सर्किट में 3 लूप पॉसिबल हैं। नंबर 1, एक लूप पॉसिबल है ए बी सी डी। ए बी सी डी, देखिए इसमें केवल नीचे वाले को नेगलेक्ट कर दीजिए। पूरा सर्किट तो ये है ए बी सी डी ई एफ। तो अगर हम नीचे वाले को नेगलेक्ट कर दें, उस पर ध्यान ना दें, तो एक क्लोज लूप तो आपको यही नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए, ई और एफ, अगर हम ऊपर वाले को नजरअंदाज कर दें, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाएं, तो दूसरा लूप हमें क्या नजर आ रहा है? ए डी ई एफ 2। और अगर हम बीच वाली ब्रांच को ही नेगलेक्ट कर दें, बीच वाली ब्रांच को भूल जाए, तो ये भी क्या हो गया? तीसरा लूप हो गया। तो इस सर्किट में कितने लूप हैं? वी हैव द 3 लूप। ओके, चलिए, जितने लूप सर्किट में होते हैं हम किरचॉफ सेकंड लॉ को उतनी बार ही क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ लीजिए। आप ये कहेंगे कि सर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने लूप हैं, ये हम क्यों ढूंढें? इसलिए ढूंढें क्योंकि जितने लूप होंगे उतनी ही बार हम अपने किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगी कि सर हम किरचॉफ सेकंड लॉ को कितनी बार अप्लाई करें? तो थोड़ा सा मैं आपको मैथ्स की पुरानी बातें याद दिलाता हूं। मैथ्स हमें क्या कहता है
कि जितने भी अननोन क्वांटिटी हैं, जितनी भी अननोन क्वांटिटी होती हैं, हमें उतनी ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बोलता हूं x + 2 = 0, तो बताइए क्या x की वैल्यू निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी, x = -2। यानी एक अननोन क्वांटिटी के लिए एक इक्वेशन काफी है। मैं बोलता हूं x + y = 3 और x - y = 1, तो कितनी अननोन क्वांटिटी? 2, x और y। तो कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ी? 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ी। x + y = 3 और x - y = 1। सॉल्व करके आ जाएगा x = 2, y = 1। इज दैट क्लियर? तो अब अगर मेरे पास केवल एक इक्वेशन होती x + y = 3, तो क्या आप x और y निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। तो समझिए, सर्किट में हमसे क्या पूछा जाएगा? नॉर्मली न्यूमेरिकल में हमसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा, उसमें वी हैव द डिफरेंट करंट्स, और आपसे ये कहा जाएगा कि भाई करंट निकालिए। तो मान लीजिए आपके सर्किट में 2 करंट है, तो यानी 2, जैसे यहां देखिए, यहां पर कितने करंट हैं आपके पास? I1 और I2, 2 अननोन वैल्यू है, और आपसे कहा जाए भाई I1 और I2 की वैल्यू निकालिए। तो आपके पास अननोन क्वांटिटी कितनी हो गई? 2। तो आप मुझे बताइए कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? 2 अननोन क्वांटिटी के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यानी किरचॉफ सेकंड लॉ को हम 2 बार अप्लाई करेंगे, और 2 बार कब अप्लाई करेंगे? जब हम 2 लूप कंसीडर करेंगे। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? न्यूमेरिकल में जितनी भी करंट की वैल्यू निकालनी होती है, मान लीजिए न्यूमेरिकल में 3 करंट आपको निकालने हैं, I1, I2, I3, तो कितनी बार इक्वेशन अप्लाई करेंगे? 3 बार। तो यानी आपको 3 लूप ढूंढने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में कितने करंट है? I1 और I2। तो मुझे कितने लूप चाहिए? मुझे 2 लूप ही काफी है, जबकि वैसे इस सर्किट में कितने लूप हैं? इस सर्किट में 3 लूप हैं, लेकिन मुझे 2 ही की जरूरत काफी है। ओके, चलिए, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देख लीजिए, मैं ऊपर वाला लूप ले लेता हूं ABCD। लेट कंसीडर लूप ABCD। हमने एक लूप ले लिया है, लेट कंसीडर लूप ABCD। इज दैट क्लियर? अब एक बात देखिए, जब आप लूप कंसीडर करेंगे, लूप आपने ले लिया, आपने कौन सा लूप कंसीडर किया? ABCD है, मैंने ये लूप ले लिया ABCDA। यहां तक बात समझा गई? ओके, अब लूप आपने कंसीडर कर लिया। अब दूसरी चीज आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या आपको क्लॉकवाइज चलना है या क्या आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये आपकी फ्रीडम के ऊपर होता है कि आप चाहे क्लॉकवाइज चले, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चले। तो हम एक काम करेंगे, एक बार हम क्लॉकवाइज चलेंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ही आपको कांसेप्ट क्लियर होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस सर्किट में क्लॉकवाइज चलता हूं। ये देख लीजिए, मैं इस सर्किट में कैसे चलूंगा? क्लॉकवाइज। ये सिंबल हो गया क्लॉकवाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम कहां से चलेंगे? ए से। वी विल मूव फ्रॉम द ए, क्योंकि अब मैं इक्वेशन लिखता जाऊंगा और आपको कांसेप्ट बताता जाऊंगा, तो ध्यान देना। सबसे पहले आप कहां से चलेंगे? ए से। ओके, ए से बी पर चलिए, ए से बी पर चले, ठीक है। तो क्या आपको देख लीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं मेन चीज तो लिखना भूल गया, समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR। समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, ये क्या दिखाई दे रहा है? किरचॉफ सेकंड रूल। इज दैट क्लियर? समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR, यानी समीशन E, जितनी भी बैटरी आपको मिलेंगी वो सब वैल्यू यहां लिखी जाएंगी। ओके, और जितने भी I और R के प्रोडक्ट होंगे वो सब इधर लिखे जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप A और B में चलिए। जब आप A से B चले तो आपको करंट तो मिला I1, लेकिन यहां कोई रेजिस्टेंस है नहीं, 0, तो I इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, वैसे यहां पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ओके, अब चलेंगे B से C। तो जब आप B से C चलते हैं
तो आपको कितना रेजिस्टेंस दिखाई दिया? 30। लिख लीजिए 30। क्या ये बात समझा भाई? जब आप B से C मूव करते हैं तो आपको कितना रेजिस्टेंस दिखाई दिया? 30, तो आपने 30 लिख लिया। अब देखिए ये जो करंट I1 है, ये करंट I1 इधर जाएगा, ये जो करंट I1 है ये इधर जाएगा, ऐसे ही तो निकल जाएगा ये। तो 30 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो जरा ध्यान देना, मैं यहां पर प्लस साइन लूं या माइनस साइन लूं, इसका रूल समझ लीजिए। अगर करंट की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो उसको आप क्या ले लीजिए? प्लस ले लीजिए। समझिए, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट है तो आप इसको क्या ले लो? पॉजिटिव। तो आप कैसे जा रहे हो? B से C, और करंट भी कैसे जा रहा है? B से C, तो हम यहां पर लगाएंगे पॉजिटिव साइन। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? ओके, नाउ मूव ऑन। अब आप C से कैसे चलिए? D पर चलिए। तो जब आप C से D चलेंगे तो ना तो यहाँ कोई करंट है ना रेजिस्टेंस है, छोड़ दीजिए इसको, ना कोई बैटरी है। ओके, अब आप चलिए D से A। तो जब आप D से A चलते हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है? एक और एक, दो रेजिस्टेंस है। चलिए, ये करंट I1 ऐसे आया, ठीक है। चलिए, तो जब ये करंट कहां पहुंचा? D पे। अच्छा, एक बात बताइए, D पे एक तो करंट I1 आया, और जरा देखना ये I2 E पे पहुंचेगा, और E से होता हुआ ये I2 यहां भी तो पहुंचेगा। तो जरा ध्यान देना, D पे इनकमिंग करंट कौन है? I1 और I2। तो बाहर कितना करंट निकल जाएगा? I1 प्लस I2। जंक्शन पे क्या रूल लगता है? इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो आने वाला करंट कितना है? I1 और I2, तो आउटगोइंग क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। ओके, तो आप कैसे चल रहे हैं? D से A। तो जरा ध्यान देना, D से A कितना रेजिस्टेंस है? 40 और 1, तो सीधा मैं इसको 41 लिख दूं। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। ओके, अब इस 40 और इस 1 में कितना करंट फ्लो होएगा? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ओके, अब देखिए यहाँ पे साइन क्या लेना है। तो बेटा आप कैसे चल रहे हैं? D से A, D से A, तो करंट भी कैसे जा रहा है? D से A। तो अगर मैंने क्या बताया, अगर करंट भी आपके साथ चल रहा है, जैसे आप चल रहे हो करंट भी वैसे ही चल रहा है, तो वहां क्या लेंगे? प्लस। और करंट अगर आपकी डायरेक्शन का अपोजिट है तो क्या ले लो? माइनस। क्या ये बात समझा है? ओके, अब यहां इस ब्रांच में क्या है? बैटरी भी है। इस ब्रांच में क्या है? बैटरी। अब बैटरी का कंसेप्ट समझ लीजिए। आप जरा ध्यान देना, बैटरी कितने वोल्ट की है? 45। तो बैटरी किधर लिखी जाती है? इज इक्वल टू के इधर, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट उधर और बैटरी इधर, तो बैटरी कितनी है? 45 की। ओके, अब ये मैं प्लस लेनी है माइनस लेनी है, ये समझ लीजिए। देखिए, आप कैसे जा रहे हैं? D से A। आप चल रहे हैं D से A, ये देखिए D से A, तो आप निगेटिव से, आप बैटरी के निगेटिव से प्लस की ओर चल रहे हैं। तो बाद में कौन आया? प्लस। माइनस से, देखिए आप कैसे जा रहे हैं? D से A। तो जब आप D से A जाते हैं तो आप बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, तो जो लास्ट साइन है वो लिख लीजिए। समझ लीजिए, अगर आप देख लीजिए, अगर आप जाते हैं ऐसे तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी? प्लस। और अगर आप जाते हैं ऐसे प्लस से माइनस, तो वोल्टेज का भी क्या लगा दो? माइनस। अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस, और प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस। तो जब आप D से A चल रहे हो तो आप चलते हैं तो कैसे जा रहे हैं? माइनस से प्लस, तो क्या आ गया? माइनस। ओके, तो बस 45 ये सब इधर आ जाएगा माइनस में, 30I1 माइनस का 41 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपकी क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। समझ में आया? चलिए, तो क्लियर हो गया। चलिए, अब मैं उल्टा रिवर्स, ये तो हम कैसे चले? क्लॉकवाइज। अब हम कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एक और इक्वेशन बना के आपको दिखा देता हूं। अब मैं लेता हूं लूप
नीचे वाला लूप ले लेता हूं। ये मेरी एक I1 और I2 में क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। मैं नीचे वाला लूप लेता हूं, A F E D A, ठीक है। और इसमें मैं आपको चल के दिखाता हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या सीखा, समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR, यानी I और R का प्रोडक्ट इधर और बैटरी इधर। चलिए बेटा, सबसे पहले E से F चलिए, E से F, वो सॉरी A से F चलिए। तो जब आप A से F चलते हैं तो ना तो कोई बैटरी है और ना ही कोई रेजिस्टेंस, छोड़ दीजिए। अब आप कैसे चलेंगे, F से E। तो जब आप F से E चलते हैं, जब आप F से E चलते हैं तो क्या कोई रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है। कितना, 1, और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। क्या रास्ते में कोई बैटरी है, यस, 80 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी इधर, करंट और रेजिस्टेंस इधर। अच्छा, अब जरा साइन देख लीजिए, आप कैसे जा रहे हैं, F से E, तो करंट भी कैसे जा रहा है, F से E, तो क्या आएगा, प्लस। मैंने क्या बताया, अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है तो करंट प्लस, अदरवाइज माइनस। और आप जा रहे हैं F से E, F से E, तो जरा ध्यान देना कैसे जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस। इज दैट क्लियर। अगर आप लेते इसमें भी, अगर आप क्लॉकवाइज चलते, इसमें भी आप कैसे चलते, क्लॉकवाइज, तब आप ऐसे चलते तो क्या साइन आता, माइनस का, ठीक है। चलिए अब आप चलिए E से D, E से D, तो कितना रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 20, और उसमें कितना करंट है, I2। ये I2 तो इधर पहुंच जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे D से E, D से A। तो जब आप D से A आते हैं, जब आप D से A आएंगे तो कितना रेजिस्टेंस है, 40 और 1, यानी सीधा 41, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। चलिए, रास्ते में कितनी बैटरी पड़ी, 45, और जब आप D से A जाते हैं तो कैसे चल रहा है, माइनस से प्लस, तो ये क्या हो गया, प्लस। तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 125 इज इक्वल टू I2 प्लस 20 I2 प्लस 41 I1 प्लस I2। ये आपकी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई, ओके। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम कुछ एक दो अच्छे न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो वहां आप इस चीज को और अच्छा समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अभी तक के लिए इतना काफी है। नाउ वी मूव इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल गेट some good numerical based on Kirchhoff rule.